गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे मित्र उपस्थित हैं अनिल नरवरिया जी, जो वर्तमान में तानसेन तहसील ग्वालियर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। और आज हम जानेंगे इनकी जो जर्नी रही है, किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया और आज वो इस मुकाम तक पहुँचे। इन सभी जर्नी को हम जानेंगे। मेरे साथ सभी छात्र जुड़ जाएँ और आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, ये मौका देने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई ऐसा मौका दे, अपनी जर्नी बताने का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ आप लोगों को। मेरा नाम अनिल कुमार नरवरिया है। नरवर मेरा शहर है, जिला शिवपुरी से हैं। और प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो गांव से ही हुई। उसके बाद नवोदय सिलेक्शन हो गया और उसके बाद ग्वालियर में पढ़े हैं। MLB कॉलेज से ग्रेजुएशन है, वहीं से MA है, MA इकोनॉमिक्स है। और MA के दौरान ही मेरी जॉब लग गई। अभी वर्तमान में मैं नायब तहसीलदार पद पे हूँ। ग्वालियर तानसेन तहसील में हूँ। ग्वालियर ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। और बेहट मेरा क्षेत्र है। तो बेहट आप सभी लोग जानते होंगे, तानसेन जी का जन्म स्थान है, इसलिए उसको तानसेन तहसील सम्मान के रूप में नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस की सीधा, कि हमको कैसे। सर्वप्रथम मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लूँ कि तो मैं आपसे छात्रों की ओर से क्वेश्चन कर लेता हूँ कि सर, आपकी इस पद पर पहुँचने में जो जर्नी रही है उसको थोड़ा प्रकट करें। क्योंकि कुछ बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं बीच रास्ते में ही। उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते। अगर आपसे मोटिवेशनल रोल लेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे। जर्नी का ऐसा है कि हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, हर किसी का अपना एक ओहदा होता है, हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है। कोई गरीब फैमिली से है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई एवरेज है, कोई अमीर है। तो सबका अपना अपना रहता है, स्ट्रगल सबका अपना अपना होता है। बस ये होता है कि गरीब अगर हमें तो फाइनेंशियली हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर अपने सपने बड़े होते हैं तो कुछ लोग बीच में तोड़ देते हैं। पर आज के दौर में अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिकली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपन, तो हमें पढ़ाई तो कम से कम नहीं छोड़नी चाहिए। स्मार्टफोन आजकल हम सब यूज़ करते हैं, सब यूज़ करते हैं। और जियो कंपनी ने बड़ा अच्छा सा दे दिया है आजकल अनलिमिटेड डेटा। यूट्यूब पे जैसे आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म कई लोगों को मोटिवेट करेगा। सब जैसे लोग हैं और कई लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो ये एक सशक्त माध्यम है पढ़ाई का। तो सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रगल के कारण अपन पढ़ाई छोड़ें, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं भी था, स्ट्रगल काफ़ी किया, लेकिन लड़े आज आपके सामने। तो वो क्या आपने स्कूलिंग टाइम में कुछ संघर्ष किया? आप नवोदय में पढ़ाई हुई आपकी, तो आप नवोदय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, नवोदय के बारे में कहना चाहूँगा कि नवोदय सिर्फ स्कूल नहीं है। नवोदय एक पूरी जीवन शैली है, जो आपको कैसे आपको खाना ये सिखाता है। मतलब आपको अनुशासन मिला? अनुशासन एक मतलब एक जीवन अनुशासन बोल सकते हैं, लेकिन एक अनुशासन से अगर अपन और आगे बढ़े तो एक जीवन शैली उसको नाम दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि सुबह 5 बजे से उठने से लेकर रात के 9 बजे तक आपको क्या करना है, आपके रूटीन में क्या ऐड करना है, ये सब आपको सिखा देते हैं। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आपके जीवन में सबसे अहम योगदान किस का रहा? माता पिता का, भाई बहन का, जो भी रहा, आप थोड़ा अपना पक्ष रखेंगे सर? अहम योगदान अगर मैं बोलूँ तो माता पिता तो सभी के करते हैं। मेरे माता पिता ने भी काफ़ी किया मेरे लिए। बस बचपन में ये है कि पिताजी गुजर गए तो अकेली माँ ने किया है, उसके बाद भाई ने भी किया है। तो ओवरऑल मिला के मतलब सब लोगों का योगदान रहा, लेकिन अगर प्रायोरिटी पर रखेंगे तो माता जी को प्रायोरिटी करेंगे। नहीं, माता जी ने पिताजी के ना होने के बावजूद भी उन्होंने आपको पढ़ाया और आज इस पद तक पहुँचाया, तो सबसे बड़ा योगदान माता जी का। बहुत बढ़िया। और सर, आप ये बताएं कि आपने जो PSC में जो नायब तहसीलदार का पद ग्रहण किया है, तो उसके लिए आपने कितने अटेम्प्ट दिए? सर, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था।
पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था 2015 में, जब मैं अंडर ग्रेजुएट था, 3rd ईयर में था, तो मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो पहले अटैम्प्ट में अभी 2017 से पहले क्या होता था पीएससी में कि 17 से पहले अपन लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, और अगर लास्ट ईयर में अपन 21 साल के भी नहीं है तो एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अभी 2017 पीएससी के बाद क्या हुआ है कि आपको 21 साल का भी कंप्लीट होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 2015 में मैं 20 साल का था, लकीली एग्ज़ाम देने को मिल गया। 2015 में निकला भी, प्री भी निकला, मेंस भी निकला, लेकिन उस टाइम थी 19 पोस्ट थी 2015 में, और मेरे पास सिर्फ एक पोस्ट थी डीएसपी, क्योंकि वो 20 साल में मिल जाती थी, बाकी सारी पोस्टें थी तो 21 साल के बाद। तो डीएसपी का ऑब्वियसली अपन जानते हैं डीसी के बाद डीएसपी ही है पीएससी में, जिसका हायर थोड़ा ज़्यादा है कट ऑफ। मैं उस टाइम 3 नंबर से रह गया 2015 में। मतलब ये हुआ कि प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, लेकिन हाथ जॉब नहीं लगी। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या हो गया एकदम। तो उसके ये बाद बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में क्या है, पहले जो बच्चे पहली बार जो पेपर देते हैं हाँ। उनको ये नहीं समझ में आता कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। कुछ लोग पहले से जागरूक होते हैं, वो तो कर जाते क्लियर, टॉपर भी बन जाते हैं, मैं इसके सहमत हूँ, लेकिन अमूमन बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उन लोगों को। सिलेबस के बारे में सर मैं इतना बोलना चाहूँगा, पीएससी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई बाबा लोगों से हम मिलते हैं बाहर जो 10-10 अटैम्प्ट दिए हैं, 7-7 अटैम्प्ट दिए हैं, या फिर जिनने कभी एक अटैम्प्ट नहीं निकाला लेकिन काफ़ी ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ। तो पीएससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सब पढ़ते हैं, जीके है, जीके अथा है, कोई भी बुक उठा ली पढ़ते। पीएससी में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये सीखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहली चीज़ आपको यही सीखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में, बहुत सारे राइटर्स की किताबें हैं और बहुत मैटर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन पीएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है और किस चीज़ को पढ़ के आपका सिलेक्शन आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़। चलो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ छात्रों की ओर से कि आपने जो 2017 या 18 में जो आपने अटेम्प्ट किया है पेपर को, तो उस दौरान बच्चों का ये कहना है कि क्या बुक आपने पढ़ी या क्या रणनीति अपनाई कि भैया आपने पहली बार में झंडा गाड़ दिया और दूसरी बार में बिल्कुल पोस्ट ले लिया आपने, तो कुछ तो रहा हो जर्नी के दौरान आपने क्या ऐसी गतिविधियाँ की आपने, वो थोड़ा बच्चे जानना बताना चाहूँगा छात्र को। आपको। सबसे पहले तो अपन अपना सिलेबस उठा रहे हैं पीसीएस का। प्री अगर अपन कर रहे हैं तो कम से कम प्री देने से पहले करीब 1 साल तो आप कम से कम अपने सिलेबस को दें। मेंस को उठाएं, प्री को उठाएं, कम से कम 1 साल दें, उसके बाद अपन उसको एग्ज़ाम में फिर अपन अप्लाई करें, क्योंकि पहले ही अप्लाई कर देना बिल्कुल समझदारी भरा नहीं है। पीसीएस ऐसा एग्ज़ाम है आपको निचोड़ लेगा एकदम। आपको एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ उतरना है। सबसे पहली बात, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिलेबस की एक एक लाइन, उसका एक एक शब्द, और एक एक शब्द को आपको पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको अदर बुक्स पर जाना है, अदर मैटर पर जाना है। तो जैसे सिलेबस में अगर मैं अभी देखें अपन सिलेबस जो 2020 के पैटर्न के हिसाब से आया, तो उसको अगर अपन देखें तो जैसे पहला अगर सर अपन देखें तो ये पहला दिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। 3 चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य। इतिहास में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो ऋग्वैदिक काल से लेके अभी तक वर्तमान तक जो भी इतिहास रहा है मध्य प्रदेश का। भारत का अपन पढ़ते हैं अभी तक, लेकिन अपन ने मध्य प्रदेश का 2020 के सिलेबस से पहले बहुत ही कम पढ़ा था। लेकिन अब ये एक मेजर पार्ट है। देखो ये भारत का, ये मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, भारत के इतिहास के साथ सम्मिलित करके पढ़ना है आपको। यानी अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल से लेके ऋग्वैदिक काल से अगर इसको अपन पढ़ें तो 1947 यहाँ तक पढ़ें। इसके बाद आज़ादी आ जाएगी तो अपन ने पढ़ रखा है 1947 के 1956 में जब अपना मध्य प्रदेश गठन हुआ, फिर 2000 में उसका टूटना, छत्तीसगढ़ का बनना, तो ये अपन सबने पढ़ रखा है। लेकिन ऋग्वैदिक काल से लेकर 1947 तक का ये पूरा मैटर आ जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास में। अब इसकी एक एक लाइन आप लोग समझना, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करके बता रहा हूँ कि ये मेजर पार्ट है। और 2020 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो या फिर आप देंगे तो 2020 का पेपर उठा के देखना, मध्य प्रदेश से कम 35 से 40 क्वेश्चन थे और इतिहास में कम से कम 10 क्वेश्चन थे। इसकी पहली लाइन अपन पढ़ें, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश।
अब प्रमुख राजवंश जो ऋग्वैदिक काल से लेके मौर्य काल में लेके उसके बाद वर्धन काल में लेके जितने भी मध्य प्रदेश के राजवंश हुए हैं उनको अपन को टारगेट करना है। इसके लिए अगर मैं आपको बुक बता दूं तो ये हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी। ग्रंथ अकादमी ये बुक प्रिपेयर करना है। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी मध्य प्रदेश शासन निकालता है, संस्कृति विभाग आप सब लोग जानते होंगे, और ऑथेंटिक बुक है। इसको अपन क्लेम भी कर सकते हैं कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है और उसका आंसर जैसे बहुत वेरी करता है, पीएससी में आपने देखा होगा कि कभी एक क्वेश्चन का दो आंसर हो जाते हैं, तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियल बुक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ से कवर करनी है। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और पुटिंग कर लूँ इस संदर्भ में आपसे कि ये है कि जैसे कि आपने बताया हिंदी ग्रंथ अकादमी है, उसके अलावा कोई और बुक हो जो लेटेस्ट मार्केट में वो सजेस्ट कर सकें आप? हाँ, उसके अलावा आप महेश माहेश्वरी की एक बुक आती है, मुकेश माहेश्वरी। हाँ मुकेश माहेश्वरी। यानी एमपी के लिए कोई भी एग्जाम दो बुक तो वही है, बुक वही। यानी आप पुलिस दें, आप मेरे साथ जेल पुलिस दें, एमपी एसआई दें, तो सबके लिए मुकेश माहेश्वरी। मुकेश माहेश्वरी सबके लिए, क्या कि मैं अभी सब पीएससी फोकस कर रहा हूँ। हाँ, पीएससी में अपन इतिहास को फोकस कर रहा था, लेकिन अगर इसको अपन अगर मध्य प्रदेश में एसआई के लिए दें, हाँ। कांस्टेबल के लिए, तो इसमें अपन को इतना डीप नहीं जाना पड़ता। जो अपन रेगुलर ट्रेडिशनल पढ़ते हैं वो अपन को जाना पड़ता है। अगर बेसिकली अगर अपन इंडिविजुअल इसी में जाए कि अपन को पीसीएस देखना है, तो ये मैं प्रेफर करूँगा इसलिए। अच्छा, मैंने मुकेश माहेश्वरी पढ़ना चाहिए। मुकेश माहेश्वरी। चलो, और जो सेकंड जो है उसका भारत का इतिहास, सेकेंड यूनिट जो भारत का इतिहास अभी तक पढ़ते आए अपनी रामबाण ल्यूसेंट, उसको अपन को देखना ही देखना, उसको नहीं छोड़ना। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश का वनडे एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, सिविल सर्विस हो, जो भी हो, अपन को ल्यूसेंट देखना है। इसका पार्ट आपके लिए सफिशिएंट है। यानी भारत के इतिहास के लिए कोई भी एग्जाम दो जो भी एग्जाम उसे पढ़ना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ। चलो, बहुत बढ़िया। पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल, तो उसी में कवर हो जाएगा सब। मध्य प्रदेश का भूगोल ये इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ये अपन को मुकेश माहेश्वरी, ये मध्य प्रदेश ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी हिंदी और ग्रंथ मुकेश माहेश्वरी। पर हम बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, ये अपन ल्यूसेंट से करेंगे सर। ये यानी इसको ल्यूसेंट कवर करना है। हाँ, इसको ल्यूसेंट। लेकिन जो अभी और- 2020 में एग्जाम जो हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री की जो देखे गए, वो मुझे लग रहा है कि ल्यूसेंट तो सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट नहीं सर, मैं एक्चुअली ये ऑथेंटिक वो बता रहा हूँ कि जिससे अपन अभी कवर कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई। एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अपन पढ़ना चाहें तो इसमें भारत के भूगोल में अपन महेश बर्णवाल को प्रेफर करेंगे। महेश बर्णवाल को कोई थोड़ा वो भी सा तो मैं एडिशन लिख देता हूँ। ल्यूसेंट प्लस ये दोनों चीज़ें अपन prefer करेंगे। चलो, अब सिलेबस में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं बच्चों की ओर से क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। तो सब कुछ बच्चे जैसे अभी लेट जुड़े होंगे जैसे ऑनलाइन, और उन्हें ये नहीं पता होगा कि सब पीएससी तो हम दे रहे हैं, लेकिन कितने नंबर का एग्जाम आता है, प्री कितने भागों में टूटा हुआ है, कि वही बच्चा तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम रहती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम रही थी। हाँ हाँ, तो प्री में जो है 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का पेपर रहेगा और एक जीएस का पेपर रहेगा। ईच में 100 क्वेश्चन है सभी में। अभी 2015 से ये पैटर्न हुआ है कि 2015 से जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग, कितने नंबर चाहिए उसमें? उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 40%, और अगर आप कैटेगरी से एससी और एसटी से 33% आपको उसका नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स। मतलब 100 क्वेश्चन में से आपको 33 लगाने हैं। यानी तो पूरा कम कितना मान लो उसमें, जैसे कि मैंने कहा कि पहला पेपर हुआ आपका प्री का जीएस 1 का, तो जीएस में कितने का पूर्णांक रहेगा? 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हम 200 का मान लो। मैं सर मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। हाँ, क्या है वही- प्री के साथ क्या है, अभी वन सेवा का भी अपने साथ प्री होता है। राज्य वन सेवा और राज्य सेवा, ये 2 एग्जाम होते हैं और दोनों का एक ही प्री होता है। तो अगर आप राज्य वन सेवा ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल डिग्री चाहिए, चाहे वो बीएससी हो या बीटेक हो या बीई हो, कोई भी आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए। और अगर आप वन सेवा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और दोनों के मार्क्स से आपका जो होगा वो कट ऑफ माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ राज्य सेवा के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे आपने बीए किया है, सेकंड पेपर में आपका आएगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी
और आपको मिलेगा उसमें ये क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सब, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और ये रीजनिंग, ये आपको सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपको सारा ये सिलेबस जो दिया हुआ है सामने, ये सारा सिलेबस होगा, ठीक है। तो दोनों पेपर को अपन अगर ट्राई करना है कि अपन टेक्निकल डिग्री से, तो अपन दोनों के लिए ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पेपर अगर आप दे रहे हो राज्य सेवा, तो उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर के आधार पर आपका जो कट ऑफ जाएगा वो फर्स्ट पेपर के आधार पर जाएगा। जैसे अभी पिछली बार का अगर मैं कट ऑफ दोहरा दूँ, 73 जनरल का था, 71 उसमें ओबीसी का था, 70 उसमें एससी का था और 66 उसमें एसटी का था। तो इस तरीके से 66 मतलब एग्ज़ाम क्वेश्चन के ऊपर, अब मैं नंबर की नहीं बता रहा हूँ, नंबर क्या है, एक क्वेश्चन के डबल होते हैं, क्वेश्चन के ऊपर होता है, उसका जस्ट डबल आप करते हैं, डबल हो जाएगा उसमें। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ बच्चों की तरफ से, मेरा काम यही है यहाँ कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ। तो मेरा ये मानना है और बच्चों का यही मानना है कि सर ये बताएं कि हमने MPPSC प्री निकालना है, तो हमें ये 10 यूनिट जो आपने अभी यहाँ पर 4 यूनिट फाइंड कर दी सब बच्चों के समझ, बाकी और भी हम करने वाले हैं। आप ये जो है इनमें से हमें रणनीति क्या बनाई जाए। अर्जुन कैसे कहते हैं, अर्जुन ने आँख पर फोकस किया, बाकी पूरी चिड़िया पर फोकस कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें से 10 यूनिट में से कौन सी को पढ़ें जो हमें ज़्यादा नंबर गेन करें। सर PCS का अगर मैं बताऊँ, जब से मैं दे रहा हूँ, मैं 15 से PCS दे रहा हूँ, 4-5 दे चुका हूँ मैं PCS हमेशा आपको एक सरप्राइज़ देता है। तो छोटे में अपन खेलते थे ना, दुख जाते थे, फिर पीछे से धक्का दे दिया ऐसा, तो ये सेम वही चीज़ है। PCS में अर्जुन को जो मछली की आँख दिख रही थी ना, ये मछली की आँख ये सब है, ये और इसकी 10 यूनिट 10वीं जो है और सर, ये सारी मछली की आँख है। तो आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। आपको देखना, आप 2015 से लेके अभी तक के अगर आप पेपर उठाओगे तो आपको 2015 में आपको सबसे ज़्यादा MP मिलेगा, 2016 में आप देखोगे आपको साइंस मिलेगा, 2017 का पेपर आप देखोगे एक्ट के आपको 19 क्वेश्चन मिलेंगे, 2018 का आप देखोगे आपको गेम्स से 9 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद अगर 2020 का अपन देखें तो MP से 35 क्वेश्चन। तो 15 से लेके 20 तक की जर्नी कभी पलट जाती है। इसलिए अर्जुन को बस देखना है मछली की आँख, और ये मछली की आँख ये है, बस इतना देखना है। सिलेबस अपन को सारा कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें सिलेबस में कंप्लीट करना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो MCQ, जितने आपको MCQ मिले, जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, उसको लगाना है। आपको पता हो मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण निकालता है एक पेपर, साप्ताहिक आता है, उसमें कम से कम आपको एक रोजगार निर्माण में 400 क्वेश्चन मिलते हैं। वो मध्य प्रदेश शासन निकालता है और वो एग्ज़ाम के लेवल को टच करता है। तो उसको आप सप्ताह के सप्ताह खरीदें, कहीं भी आपको मिल जाए, 20 से 25 रुपये में रोजगार निर्माण, ठीक है। उसके बाद एक बुक है प्रतियोगिता निर्देशिका, उसमें 2 से 3 पेपर हमेशा आता है, मंथली आता है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन लगाएं, वो एग्ज़ाम के सिलेबस को करता है टच, ओके। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, जो भी शिक्षक हैं आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब चैनल, वो ये कहते हैं कि भैया, जो जहाँ तक मेरा मानना है कि MP प्लस एक्ट पढ़ लो, जो 9वीं 10वीं जो यूनिट है इसमें, उसको कवर करने से 60% सिलेबस कवर हो जाता है, ये उनका मानना है। नहीं सर, कितना आप उस पर पच रखेंगे? मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ सर, क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से अभी सिर्फ अपना एक एग्ज़ाम होगा, वो 2020 का। हाँ, उससे पहले मैंने आपको अभी बताया कि 2015 से लेकर अगर अपन अभी तक का उठा के देखें तो हर किसी सेगमेंट में किसी ना किसी भाग ने अपनी प्राथमिकता दर्ज कर। बिल्कुल। अभी अपना 2020 का हुआ है, इसलिए अपने MP, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत बड़ा था, क्योंकि MP का इतिहास पूछा गया है हर परिप्रेक्ष्य में। हो सकता है अगली बार वो मध्य प्रदेश का भूगोल उठा लें, या हो सकता है 10वीं यूनिट से, इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन था, 10वीं यूनिट में 16 एक्ट है, अधिनियम, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन था, हो सकता है अगली बार वो उठा लें। तो इसको बिल्कुल लेके नहीं चलना ही किसी एक से, सारे सेगमेंट को पूरा करना है, सारे सेगमेंट को लेकर। चलो, इसमें मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा आप लोगों आपसे, बच्चों की तरफ से। बच्चों का ये मानना है कि इस PSC जो एग्ज़ाम है, पदवी से बड़ा एग्ज़ाम, हम सब परिचित हैं इससे, तो इसके लिए हम क्या करें? ऑनलाइन का सहारा लें या ऑफलाइन का सहारा लें, या फिर हम घर बैठ के स्टडी करें? क्योंकि मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लगता है कि हम कुछ करें आगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे उस अंदर में। जी बिल्कुल। तो आपने किस का प्रयोग किया? संस्थान से जुड़े या सेल्फ स्टडी की? तो मैं संस्थान से जुड़ा, स्टार्टिंग में संस्थान से जुड़ा, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि PCS होता क्या है। स्टार्टिंग में हमको लगता था कि बस प्री हम क्वालिफाई कर देंगे तो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, स्टार्टिंग में ये लगता था। फिर प्री निकल गया, मेंस हो गया। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि अगर जो नए स्टूडेंट हैं
सर उनको आजकल कंपटीशन का जो दायरा हो चुका है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मिसलिनियस टाइप का हो गया, तो आप संस्थान से भी जुड़ सकते हो। प्लस हमारे टाइम में इतना एंड्रॉयड नहीं था और नेट के लिए काफ़ी सारा खर्चा करना पड़ता था, तो हम नेट से नहीं जुड़ पाए। लेकिन आज आपके पास नेट है, ऑब्वियसली अच्छा साधन है, लेकिन उसको सही वे में यूज़ करें तो वो भी बहुत अच्छा साधन है। अब सर अपन इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, आप अपने मैसेज कन्वे कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो लोगों को ये नेट के थ्रू पहुँचेगा, तो ये एक अच्छा साधन है। लोगों ने इसको गलत तरीके से मोड़ दिया। जैसे कि अभी 19 जून को पेपर है 2021 का, तो जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जी तो उनके लिए क्या रणनीति होना चाहिए? क्या पूरा सिलेबस दोबारा उठाएं शुरू से जीरो? क्या वो आज से निकाल सकते हैं पेपर? बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। सिर्फ 1 महीना प्री के लिए जिसने पहले से पढ़ रखा है प्री को, उनसे सिलेबस देख रखा है कि उसमें क्या आता है, सिलेबस को एक बार उन्होंने नज़र के सामने से घुमा लिया है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो अभी अप्रैल है, लास्ट है, मई है पूरा, और 19 जून 18 दिन हुआ है। तो इस तरीके से अपने पास कितने 48 दिन पूरी तरीके से, और 48 दिन में अगर आप 7-8 घंटे यूज़ करोगे तो बड़े आराम से सिलेबस को फिनिश करोगे। अच्छे खासे MCQ लगा चुके होगे, अच्छे खासे ऑप्शनल दे चुके होगे, और आप बड़े आराम से फ्री निकालोगे। तो 1.5 महीना बहुत है, मैं खुद दे रहा हूँ इस बार का, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी किताब नहीं उठाई है अभी, मैं अभी स्टार्ट करूँगा क्योंकि पहले पढ़ रखा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसने पढ़ रखा है, सिलेबस को देख रखा है, वो अभी से स्टार्ट करेगा तो पक्का मारेगा। चलो, मैं एक क्वेश्चन और बच्चों की तरफ से, मेरे क्वेश्चन जारी रहेंगे जब तक बच्चों को कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल ना हो जाए। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि जैसे कि संविधान है अपना, ये जो 6वीं यूनिट है आपके समझ, तो इस संविधान में इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि 1919 और 1935 है पढ़ना चाहिए। क्या इससे बाहर नहीं होगा क्या कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं सर, एक्चुअली इस बार थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है टॉपिक्स को। पहले हम उठाते थे पूरा, और पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके पूरा अभी तक जितने भी संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं सारा लेके पढ़ते थे। अभी इन्होंने स्पेसिफाई किया, और अगर अपन 2020 का पेपर देखें तो इनमें से क्वेश्चन उन्होंने उठा स्पेसिफाई, पहले भी आते थे, लेकिन मेरा बार बार यही कहना है, सबसे पहले हम इनको ख़त्म करें। ये हमारे खत्म होना है, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, पहले हम इन शब्दों को खत्म करना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम और बाकी चीज़ें देखें, बाकी पहले सबसे पहले शब्दों को खत्म करें। एक शब्द, सिलेबस का एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और एक शब्द में गंगा है, बिल्कुल, तो इसको अपन को पहले खत्म करना है, उसके बाद हम और चीज़ें। और जो विज्ञान ने इस बार तेलगा मचा दिया मेंस 2020 में, आपने जो 3rd पेपर देखा होगा, मैंने भी देखा, तो मेरी तो उम्मीद खत्म होने लगी यार। नहीं, ऐसा नहीं है सर, विज्ञान में क्या जिस तरह का जो क्वेश्चन आया है, ऐसा लग रहा है मैं साइंटिस्ट बना के छोड़ेंगे, अधिकारी का बना रहे हैं। नहीं सर, इसीलिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है मेंस में अपने पास, कि अपने पास 3 पेपर है। हाँ, पहले पेपर में कोई पहले पेपर में अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का MP बहुत अच्छा है, किसी का हिंदी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल से हूँ, मेरी BE की है मैंने, तो जब मैंने उस पेपर को देखा तो मुझे ऐसा फील आया कि नहीं यार, अब तो बस हो गया, बहुत हो गया, किताबें बंद करो। क्योंकि जिस प्रकार से जो पेपर मैंने देखा कल का, मैं रात के देखा उस पेपर को, जो मेंस का तीसरा पेपर था, तो मुझे लगता है कि साइंस का रेशो बहुत बढ़ गया है। सर क्या होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था PSC का भी उदाहरण दिया कि 2015 से लेके अगर अपन देखें तो PSC एक चीज़ को बड़ी तवज्जो देती है, किसी ईयर किसी को दे देती है, किसी ईयर किसी को दे देती है। पहले ऑप्शनल हुआ करता था MP में, अभी UPSC में एक ऑप्शनल है, पहले 2 हुआ करते थे। MPPSC में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर आप GK में अच्छे नहीं हो तो आप ऑप्शनल बहुत अच्छा कर लो, तो उसके हिसाब से आप स्कोर कर लोगे। अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि सब कुछ एक ही पेपर है, तो जो ऑप्शनल जिसका हिस्ट्री अच्छा है वो हिस्ट्री में अच्छा मारेगा, जिसका साइंस अच्छा है वो साइंस में अच्छा मारेगा। तो ओवरऑल मिला के आयोग ने सबको सेम कर दिया। मतलब भगवान भरोसे रहे, बस जिस दिन आ जाए तो ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि अपन पेपर को देख के चले। 3 पेपर है अपने पास, 2 पेपर देखो, पॉलिटी सबका सामान्य है, हिस्ट्री सबका अधिकतर सामान्य है, किसी का बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये है कि अपन स्कोर कर सकते हैं। अगर किसी का साइंस बहुत अच्छा है तो 3rd पेपर में नहीं, स्कोर ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से जो PSC का प्रेम जो नज़र आ रहा है हमें साइंस से, एक प्री में ना नज़र आ जाए ज़्यादा। नहीं सर, बिल्कुल आएगा। तो फिर क्या होगा? बिल्कुल आएगा। ये है कि अपन को अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। पहले हम ऊपर पढ़ते थे, पहले सिर्फ हम ल्यूसेंट से काम चलाते थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये बुकें ऐड की। हाँ हाँ। हिस्ट्री में हम तो संविधान के लिए थोड़ा सजेस्ट करें। संविधान के लिए लक्ष्मीकांत सब लोगों को पता है,
बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो मुश्किल है आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। संविधान के लिए आप लक्ष्मीकांत देखें, पॉलिटी के लिए। और साइंस के लिए? और साइंस के लिए मैं आपको बताऊंगा तो साइंस के लिए 9th और 10th ये CBSE के अगर आप रेफरेंसेस आपको मिल जाए, CBSE में रेफरेंसेस चलती हैं एस चांद की, मैं नवोदय में पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो अपने में आते हैं ये 9th और 10th की आपको रेफरेंसेस में मिल जाएंगे। तो NCERT की आप बुक ले लें और इनको ले लें, बहुत छोटी छोटी पतली पतली, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप चलो इसमें जो एक्ट वगैरह के लिए थोड़ा सा जैसे हम बात करें करंट जो है 8वीं जो यूनिट है अपने समझ, 8वीं यूनिट में स्पष्ट करंट और खेल लिखा है। खेल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या रेडी करना चाहिए सर, ये और लिखना है। करंट के लिए क्या है सर कि हम लोगों को वैसे आदत रहती है कि हम मंथली पढ़ लेते हैं। कुछ लोग अखबार प्रेफर करते हैं तो उनका रोज़ के नोट्स लेते हैं कि 10 पॉइंट अगर आज के अखबार में तो 10 पॉइंट नोट कर लिए, फिर कल का देखेंगे। सर अखबार में मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ। अखबार में क्या है सर, बहुत सी घटनाएं आती हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि कौन कौन किसी को लेकर भाग गया, कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने कि बोला ये बताएं कि पढ़ना कौन सा पेज है उसमें। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि PCS में हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना। हाँ तो वही तो बात Selection। करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे जैसे न्यूज़पेपर ये है, अगर मैं पहले पेज की बात करूँ तो ये न्यूज़पेपर है। पहले पेज में अपन ने देखा होगा कि न्यूज़ जो हेडलाइंस होगी वो यहाँ पे होगी, लेकिन ये जो पेज रहता है ना यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ये फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर की। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एग्जाम में आने वाली है। ये पूरी लाइन अच्छा, इनको रेगुलर नोट करना आप रेगुलर नोट करो। यहाँ पे अगर अखबार यहाँ पे होता तो मैं आपको बताता, यहाँ पर रेगुलर बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आती है, नियुक्ति हमारा यही नियुक्ति वाली चीज़ आती है। बाकी अगर करंट का अगर मैं बात करूँ तो करंट के लिए ये है जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान। इसमें अगर अपन चाहें तो PCS के हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी इनफ है। ईयरली आती है, ईयरली भी आती है, 6 मंथ की भी आती है और मंथली भी आती है। तो अगर आप मंथली प्रेफर नहीं कर सकते तो आप 6 मंथ की या 1 ईयर की वॉल्यूम उठा लें। 1 ईयर का आप वॉल्यूम उठाओगे तो आपको सारी घटनाएं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं लिखा है, इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स वाली घटनाएं, ये पॉलिटिकल घटनाएं भी चाहिए अपन को, सैन्य वाली भी चाहिए अपन को, ठीक है, ये सारा हो गया। तो ये सारी घटनाएं प्रतियोगिता दर्पण में टॉपिक वाइज दी होती है। सबसे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय निपटा देंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय घटनाएं निपटा देंगे, उसके बाद पॉलिटिकल, उसके बाद विदेश में जितना भी हुआ तो सारी एक एक करके 1 साल का पूरा निचोड़ा है। और जैसे और जो छात्र हैं जैसे और भी जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो उनको बैंकिंग का देना है या पुलिस का देना है या SI देना है, तो करंट के लिए सफिशिएंट है ये? सर मैं PCS से हूँ, वनडे एग्जाम देने, बाकी मुझे लगता है CGL में अगर मैं जाऊँ हाँ ये वैसे काफ़ी है, लेकिन उसका सिनेरियो मैंने कभी देखा नहीं तो मैं उसमें अपनी राय नहीं देना चाहता। ओके। अब जो हम पढ़ते हैं भैया 9वीं यूनिट सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी, हाँ तो इस संदर्भ में बताएं सर, हम रोबोटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं हम इसमें जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रहे हैं इसके अंदर। अब इसके लिए बच्चा बुक से कुछ कर सकता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए इसके लिए? सर मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज़ें बहुत फायदेमंद हो सकती क्योंकि कुछ चीज़ हम पढ़ के रट नहीं सकते हैं। ना। रट नहीं सकते। हाँ ये चीज़ें ये जो यूनिट है संचार एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के लिए ये जो पार्ट है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये वाला पार्ट हम परीक्षा मंत्र से कर सकते हैं कि कंप्यूटर की हो गए परीक्षा मंत्र, इससे ये पूरा पार्ट है। यानी कि कंप्यूटर के लिए हम परीक्षा मंत्र ने सर हाँ। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने अभी तक पढ़ी है। अभी तक कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन इससे बात नहीं है PCS में। और पटवारी उतारी सबके लिए सबके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें परीक्षा से अगर अपन थोड़े टॉपिक्स अगर देख लें तो स्टार्टिंग में अपन जनरेशन अगर देख लें, उसकी भाषाएं देख लें, इंटरनेट, नेटवर्क और उसकी मेमोरी, ये 5 में से काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो इनको आप परीक्षा मंत्र ले लें, उसमें से देख लें। चलो 10वीं यूनिट का पता है सर, क्या है इसकी 10वीं यूनिट? 10वीं यूनिट ये आप जो लेंगे लक्ष्मीकांत में ये सारे आपको आयोग दिए जाएंगे, सारे आयोग दिए हुए हैं उसमें पीछे और बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। उसके साथ अपन अब इसकी घटना चक्र भी मार्केट में आने लगे। घटना चक्र में इसके सारे क्वेश्चन दिए हैं, करीब इसके 600 से 700 क्वेश्चन दिए हैं।
15 से 16 आयोग हैं, 600-700 क्वेश्चन इनफ है। आप अच्छे से इनको पढ़ लें, MCQs लगा लें, उनमें से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो हमने 10 यूनिट पे बात की और अंतिम समय पर हम ये राय चाहेंगे इस बच्चों के हित में कि आप ये बताएं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि ये कंपटीशन जो एग्ज़ाम है बहुत टफ माना जाता है, इसमें त्याग चाहिए और आजकल बच्चों को त्याग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आवारा तत्व बहुत है जीवन में। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप थोड़ा राय दें कि किस प्रकार से सोशल मीडिया से दूर रहें या फिर क्या अपनाएं कि वो आगे जाएं। हाँ, इस बारे में मैं यही कहूँगा, मोबाइल तो एक नीड बन गई है हमारी, उसका उपयोग अच्छे काम के लिए करें। अब हम बाहर अपने माँ बाप से दूर हैं, रूम लेकर यहाँ रह रहे हैं, कोई इंदौर में है, कोई ग्वालियर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। हम इसका उपयोग कनेक्टिविटी के लिए ज़रूर करें, लेकिन उतना उपयोग जैसे आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो हैं, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, काफ़ी सारी रील्स बनने लगी हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, मन लग जाता है लोगों का, देखते रहते। तो इस चीज़ से बचें, बहुत खत्म नहीं होती, बहुत ख़तरनाक है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो हाँ, अगर सोच लिया कि नहीं करना तो फिर आप मज़े से देखें, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें। मैंने 2015 में स्टार्ट किया था, 2014 में स्टार्ट किया था, तो मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया नहीं था, कहा था भाई साहब लोगों ने बोला था कि ले लो, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ऐसी उम्र होती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। तो सोशल नेटवर्क साइट से जब तक अपन फ्यूचर में दूर रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, मेहनत करें। और रही बात घंटे पढ़ने की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे अभी 1.5 महीने बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे एक दिन में देना ही पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम 8 मिनिमम 1.5 महीने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाँ। 1.5 महीना अभी बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से देना पड़ेंगे। बाकी अगर रेगुलर आप वो 4-5 महीने आपके पास हो तो 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 4-5 घंटों का मतलब ये है कि रेगुलर आप 2.5 घंटे कम से कम बैठें, ब्रेक लें, खाना पीना करें, फिर से 2.5 घंटे के लिए बैठ लें। कंटिन्यूटी मतलब आपको 2 घंटे तो बैठना ही बैठना है, क्योंकि इतने में आपको समझ में आता है कि आप जिस टॉपिक में घुसे हो वो समझ में आने लगता है आपको। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट किसी को पढ़ा और वो याद हो, ये नहीं करना है। अगर आप बैठे हो तो कम से कम 2 घंटे कंटिन्यू तो बैठे। चलो सर, धन्यवाद आप यहाँ तक आए, आपके लिए बिल्कुल मैं सभी छात्रों की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और बाकी का मेंस के विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे संदर्भ में, और आपने बहुत बढ़िया गाइडेंस दिया बच्चों को प्री के संदर्भ में, और इसके लिए मैं सभी आपका बार बार अभिनंदन, आभारी हूँ। धन्यवाद।